Hello students, so today we are going to talk about the process of protein synthesis. In the previous lecture we did talk about the process of translation और आज के lecture में we would be talking about the process of transcription. How is the genetic information transcribed from a DNA to a RNA to a messenger RNA. ठीक है, so आज बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. ठीक है, so before we talk about transcription we would talk about the main player of the process, the main what do you call, the enzyme of the process, that is RNA polymerase, RNAP. ठीक है, so we would be talking about RNA polymerase. It plays a very important role in the process of protein synthesis. Okay, we are talking about transcription today. In the earlier lecture we did talk about the process of translation. ठीक है, तो RNA polymerase की बात कर लेते हैं. तो RNA polymerase में अगर आप दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स देख रहे हो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो RNA polymerase है, इट इज ओनली ऑफ वन टाइप of RNA polymerase, and it consists of subunits. ठीक है, it consists of 6 subunits. एक RNA polymerase है और उसके 6 सबयूनिट है. ओके, कौन कौन से 6 सबयूनिट है? सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 alpha units, 1 beta unit, 1 beta dash unit. ठीक है, then we have 1 omega unit, and the last one is, I'll put it here, 1 sigma unit. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये बना है 6 सब यूनिट से. किससे बना है? 6 सब यूनिट से बना है. 2 अल्फा सब यूनिट से, एक बीटा सब यूनिट है, एक बीटा डैश सब यूनिट है, एक 1 ओमेगा यूनिट है और एक 1 सिग्मा यूनिट है. ठीक है, अगर सब यूनिट्स प्रेजेंट है, इफ ऑल द सब यूनिट्स आर प्रेजेंट, if all कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. if all 6 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट, अगर 6 के 6 सब यूनिट प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, तो वी टर्म दैट आरएनए पॉलीमरेज एज होलो एंजाइम. कौन सा एंजाइम कहा जाता है? उसे होलो एंजाइम कहा जाता है. अगर आरएनए पॉलीमरेज के 6 जो सब यूनिट है, वो सब 6 सब यूनिट प्रेजेंट है किसमें? आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, तो विल टर्म दैट आरएनए पॉलीमरेज एज होलो एंजाइम. ठीक है, और अगर इफ सिग्मा सब यूनिट इज एब्सेंट, इफ सिग्मा सब यूनिट इज एब्सेंट, तो उस केस में कितना हो गया? खाली 5 सब यूनिट हुए, एक सब यूनिट माइनस हो गया. तो वी टर्म दैट एंजाइम एज कोर एंजाइम. क्या कहा जाएगा? कोर एंजाइम कहा जाएगा. ओके, अगर उसके पास 5 सब यूनिट है, सिग्मा सब यूनिट एब्सेंट है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इफ sigma subunit is absent, we'll term it as core enzyme, and if all the 6 subunits are present in the RNA polymerase of prokaryotes, we'll term it as the holo enzyme. ठीक है, सिंपल एंड इजी. अब ये RNA polymerase काम क्या कर रहा है? तो मैं इसको रब करता हूं. It helps in the formation of RNA polymerase जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, it helps in the formation of
formation of rRNA, ribosomal RNA. It also helps in the formation of transfer RNA. ठीक है. It also helps in the formation of मैसेंजर आरएनए. ठीक है. तो तीन आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और या मैसेंजर आरएनए, इन तीन का फॉर्मेशन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज विच इज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स. सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया. ठीक है. अगर 6 के 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज होलो एंजाइम, और अगर एक सब यूनिट एब्सेंट है, सिग्मा सब यूनिट अगर एब्सेंट है तो विल टर्म इट एज दी कोर एंजाइम. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी यूकैरियोट्स. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले. अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, so eukaryotes consist of 3 types of RNA polymerase. It consists of 3 types of RNA polymerase. ठीक है. कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? So that is RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. There are 3 types of RNA polymerase that is present in the eukaryotes for the process of transcription. ठीक है. तो we'll talk about this 3 RNA polymerase in the eukaryotes. Okay. So we'll talk about RNA polymerase 1, polymerase 2, polymerase 3. Okay, so we'll talk about the presence. कहाँ पे RNA polymerase 1 देखने को मिलेगा, कहाँ पे polymerase 2 देखने को मिलेगा. तो RNA polymerase 1 it is found in न्यूक्लियोलस. कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है. आई होप आपको पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है. ठीक है. RNA polymerase प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड RNA polymerase 3 भी प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है. सो दिस 2 आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस. अब काम क्या कर रहे हैं? तो जो RNA polymerase 1 है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल RNA. किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? राइबोसोमल RNA के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. उसी के साथ इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 28S rRNA. S इज द स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट. ठीक है. इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 5.8S rRNA, ribosomal RNA, and it also helps in the formation of 18S rRNA. ठीक है. तो RNA polymerase 1 which is present in the nucleolus of the cell, it helps in the formation of ribosomal RNA. It forms 20S rRNA, Swedberg's constant S, 5.8S rRNA and 18S rRNA. ठीक है. That is going to be formed by RNA polymerase 1. Now if we talk about RNA polymerase 2, तो it helps in the formation of, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? तो it helps in the formation of hnRNA. It helps in the formation of hnRNA. hnRNA के बारे में आपने पहले पढ़ चुका है.
अगर आपको नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। और ये कब बनता है? तो ये बनता है जब फॉर एग्जाम्पल अपने डीएनए की बात करते हैं तो अपने डीएनए के ऊपर क्या होता है, इंट्रोन और एक्सोन्स दोनों होते हैं, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। एक्सोन्स दे कोड फॉर प्रोटीन एंड इंट्रोन्स दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है दैट इज नोन एज, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द डीएनए कंसिस्ट ऑफ एक्सोन एंड इंट्रोन। ये प्रोटीन कोड करेगा, ये नहीं करेगा, ये प्रोटीन को कोड करेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जीन्स कौन कौन से, यहाँ पे प्रोटीन वाला जीन्स है, यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं करेगा वाला जीन्स है, और यहाँ पे प्रोटीन वाला जीन्स है। तो दिस आर नोन एज स्प्लिट जीन्स, दिस आर नोन एज स्प्लिट जीन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वो क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। द कोडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस हैव बीन स्प्लिट, क्योंकि ये रीजन प्रोटीन बनाएगा, ये रीजन प्रोटीन बनाएगा, ये वाला रीजन तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये जो जीन्स है दिस आर नोन एज द स्प्लिट जीन्स, ओके। एंड दिस आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। कहां पे देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय two scientists, discovered by Robert and Sharp. It was discovered by Robert and Sharp, ठीक है। तो स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसके ऊपर क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए के पास इंट्रोन्स और एक्सोन्स दोनों होते हैं। तो अगर दोनों जीन्स प्रेजेंट है, ओके, इंट्रोन्स भी एक्सोन्स भी है, प्रोटीन कोड करने वाली भी है, प्रोटीन नहीं कोड करने वाली भी है, तो दिस इज नोन एज स्प्लिट जीन्स। क्योंकि क्या हो गया, प्रोटीन कोडिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। विल टॉक अबाउट इट, मैं फिर से लिखता हूं उसके बारे में। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो अच्छा, ये जो डीएनए है इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए को कहा जाएगा हेट्रोजेनस आरएनए, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन किसके लिए, प्रोटीन के लिए भी इंफॉर्मेशन है और दूसरा जीन सीक्वेंस भी है जो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो उसने तो दोनों कॉपी कर लिए, एक्सोन्स को भी कॉपी किया, इंट्रोन्स को भी कॉपी किया, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर के बाद। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ transfer RNA. It also helps in the formation of snRNA. कौन सा RNA? snRNA, which is termed as small nuclear RNA. SN stands for small nuclear RNA, ठीक है। It also helps in the formation of, अच्छा, ये जो small nuclear RNA है ये एक प्रोसेस में हेल्प करता है and that process is known as splicing, ठीक है, जिसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। Helps in splicing. It helps in the process of splicing on small nuclear RNA. There is also one more RNA being formed, that is small cytoplasmic RNA, which is termed as scRNA. This is known as small cytoplasmic RNA. Small cytoplasmic RNA. और एक और चीज यहां पे फॉर्म होती है, दैट इज 5S RNA। 5S RNA, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो फिर से मैं रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस में जो RNA पॉलीमरेज 1 प्रेजेंट है, अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो पॉलीमरेज 1 है वो क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, 28S rRNA, 5.8S rRNA, 18S rRNA। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है HNRNA, दैट इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। जब भी यूकैरियोटिक डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा,
ओके, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उस मैसेंजर आरएनए को कहा जाता है एचएनआरएनए। क्या कहा जाता है? एचएनआरएनए। ठीक है, जो डीएनए होता है उसके पास स्प्लिट जीन्स होते हैं, विल टॉक अबाउट इट। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एंड शार्प। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एंड शार्प, 2 साइंटिस्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? तो इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एसएनआरएनए, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ठीक है, फिर एससीआरएनए, एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ओके, एंड देयर इज 5s आरएनए। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो जितने भी एस आरएनए थे, स्वेटबर्ग्स आरएनए, वो सबके सब फॉर्म कहां पे हुए? न्यूक्लियोलस में जो आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रेजेंट था उसमें, एक्सेप्ट 5s आरएनए। 5s आरएनए का फॉर्मेशन होता है कहां पे? फॉर्मेशन कौन करता है? RNAP करता है, which is present in the nucleoplasm. Except 5s rRNA, all the rRNA are formed by RNA polymerase 1. ये आपको याद रखना है. This is very very important. Except the 5s rRNA, all the srRNA are formed by RNA polymerase 1. ठीक है, सिंपल एंड इजी. चले आगे. ओके, सो नाउ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, ये जो मैं बात कर रहा था. So now, for example, this is a DNA, eukaryotic DNA. So the eukaryotic DNA is going to possess the introns and exons. Let's say these are introns and these are exon. ठीक है, तो जब इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी की जाएगी बाय द मैसेंजर आरएनए, मतलब कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. ठीक है, तो जब इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी करी जाएगी तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके पास भी क्या होगा? मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, उसके पास भी क्या होगा? इट वुड ऑल्सो कंटेन IE. ठीक है, तो ये जो आरएनए बना है जिसके पास प्रोटीन वाला सीक्वेंस भी अवेलेबल है, नॉन प्रोटीन वाला सीक्वेंस भी अवेलेबल है. सो दिस इज नाउ नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है. ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज HNRNA. इसको HNRNA भी बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है. अब क्या होता है? इसके बाद जो स्टेप परफॉर्म किया जाता है दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग. ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या किया जाएगा? जो इंट्रोन्स है, जो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करने वाले, उन इंट्रोन्स को मैसेंजर आरएनए में से निकाल दिया जाएगा. सो नाउ दिस मैसेंजर आरएनए, सॉरी HNRNA would only contain, क्या होगा? सिर्फ उसके पास E होगा, दैट इज एक्सोन्स हो गए जो प्रोटीन कोड करेंगे. ओके, एंड नाउ इट इज नोन एज अ mRNA, और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज, ठीक है, टर्म इट एज मैसेंजर rRNA. समझ में आ गया? तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है किससे बनता है? ये यूकैरियोटिक डीएनए से. यूकैरियोटिक डीएनए से. ठीक है, सो वो जो आरएनए बनेगा उसे HRNA कहा जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है और कोडिंग सीक्वेंस भी है. इसीलिए HNRNA का क्या करना पड़ता है? स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, उसमें से इंट्रोन्स को निकालना पड़ता है, और फिर जाके क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है. इस चीज को आप राइबोसोम के पास नहीं भेज सकते हो, तो यू हैव टू कट द इंट्रोन्स, यू हैव टू डू द स्प्लाइसिंग, और तभी जाके आपको मिलेगा mRNA. ठीक है, अब यहां पे मैं बात कर रहा था स्प्लिट जीन्स की. तो देखो ये जो है ये प्रोटीन बनाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव प्रोटीन, दिस इज गोइंग टू गिव प्रोटीन, और ये दोनों प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे. तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनाने वाला जीन है वो क्या हो चुका है? स्प्लिट हो चुका है.
ओके। नॉर्मली दोनों जीन्स को इस तरीके से होना चाहिए था, पास पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या यार, एक नॉन प्रोटीन जीन है, एक प्रोटीन वाला जीन आ रहा है। तो प्रोटीन वाले जीन क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। तो जो कोडिंग सीक्वेंस है या कोडिंग इंफॉर्मेशन है इज इन स्प्लिट्स। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और यहां पे लिखता हूं द कोडिंग सीक्वेंस is in splits. Okay, the coding sequence is in splits, and that is the reason it is known as splitting genes. It is known as split genes, या फिर I'll put it as split genes बोला था पहले, तो मैं split genes ही लिख देता हूँ. It is known as split genes. समझ में आ गया? और किसने डिस्कवर किया था इस चीज को? It was discovered by शार्प एंड रॉबर्ट। शार्प एंड रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं कि यहां पे जो स्प्लिटिंग जीन्स दिख रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, तो आप इस चीज को याद रखो, इन प्रोकैरियोट्स स्प्लिट जीन्स आर एब्सेंट। स्प्लिट जीन्स क्या एब्सेंट है, ठीक है। उनका जो डीएनए होता है उस पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आई नहीं होता है, उसके ऊपर सिर्फ प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस ही होता है। इन प्रोकैरियोट स्प्लिट जीन्स आर एब्सेंट। ओके, तो मैं लिख देता हूं ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है, जब आप वीडियो देखोगे तो मैं क्वेश्चन वाला पूछ रहा हूं कि इससे अगर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा या इस डीएनए को यूज किया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो कौन सा स्टेप स्किप हो जाएगा, कौन सा स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ वी आर यूजिंग अ प्रोकैरियोटिक डीएनए इंस्टेड ऑफ अ यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, सो आप जब वीडियो देखो या क्वेश्चन आपके पास आए तो आप व्हाट्सएप करके मुझे बता देना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, instead of a eukaryotic DNA, if a prokaryotic DNA is used for the process of transcription, या फिर if it is used for the process of protein synthesis, which step is going to be skipped? कौन सा step skip आप कर सकते हो? ठीक है, चले आगे। Now talking about the mechanism of ट्रांसक्रिप्शन। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि जो पूरा प्रोसेस इट इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। द आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बाइंड एट द प्रमोटर साइट प्रेजेंट ऑन द डीएनए। ठीक है, तो मैं डीएनए बनाता हूं, लेट्स से दिस इज द डीएनए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज अ प्रमोटर साइट समवेयर हियर। यहां पे कहीं पे प्रमोटर सीक्वेंस है, मैं ड्रा करता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं प्रमोटर साइट। दिस इज द प्रमोटर साइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रमोटर साइट पे कौन बाइंड करेगा? प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज पी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आरएनए पी बाइंड्स टू दी प्रमोटर साइट। ओके, ये 5' है, तो ये 3' होगा, और ये 3' है तो ये 5' होगा। ठीक है, जो डीएनए की स्ट्रैंड नया मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट भी कहा जाता है। मतलब 5' वाली जो स्ट्रैंड है, ओके, जिसमें से नया, बिकॉज प्रोमोटर सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, मैंने बोला यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो 5' टू 3' वाली साइट है उसे क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट। नया मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट से बनेगा। इट इज गोइंग टू वर्क एज दी टेम्पलेट। ठीक है, सो नाउ प्रमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और इस प्रोसेस में जो सिग्मा यूनिट था वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्या होगा? काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा।
और जब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना किसके साथ, प्रमोटर साइट के साथ, तब वो सिग्मा यूनिट फिर क्या हो जाएगा, वहां से डिटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज में से डिटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिग्मा यूनिट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ RNA polymerase to promoter site, to promoter site। ठीक है, ये बात अपन याद रखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, once has been attached to promoter site, sigma subunit detaches or detaches from RNAP। ठीक है, सो वंस RNAP हैज बीन अटैच्ड टू द प्रमोटर, देखो पहले तो क्या किया, सिग्मा सब यूनिट ने हेल्प किया, सिग्मा यूनिट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ RNAP टू द प्रमोटर साइट। ठीक है, अब वो बाइंड हो गया। सो वंस RNAP हैज बीन अटैच्ड टू द प्रमोटर साइट, सिग्मा सब यूनिट डिटैचेस फ्रॉम द RNAP, वो क्या हो जाएगा, RNAP से डिटैच हो जाएगा। और जब वो RNAP से डिटैच हो जाएगा तो आप अभी वी कैन टर्म द RNAP एज होलो एंजाइम बोल सकते हैं, क्योंकि 6 के 6 सब यूनिट थे। अभी क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो डिटैच होने के बाद मैं क्या बोलूंगा, RNAP को अब कहा जाएगा, RNAP इज नाउ टर्म्ड एज कोर एंजाइम। सो RNAP now is known as core enzyme। क्या कहा जाएगा उसे, it is going to be termed as core enzyme। समझ में आया? So once RNAP has been attached to the promoter site, sigma subunit detaches from the RNAP, and so the RNAP now is known as the core enzyme। अब ये core enzyme जो है ये 5' to 3' मूव करता जाएगा और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको तोड़ेगा, उनको ब्रेक करेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके जो भी चीजें मैंने बोली है उसे लिख देना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इनिशिएशन कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज, सी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा किससे, प्रमोटर साइट से। किससे, प्रमोटर साइट से बाइंड करेगा। और उसको बाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, सिग्मा सब यूनिट बाइंड करेगा। जब बाइंडिंग हो जाएगी तब सिग्मा सब यूनिट अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से RNAP which was earlier known as holo enzyme because 6 के 6 सब यूनिट थे, now it would only contain 5 सब यूनिट, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट निकल गया, so we term it as core enzyme। क्या कहा जाएगा उसे, core enzyme। This process was initiation, ये जो प्रोसेस मैंने बोला this was initiation। अब देखते हैं elongation के बारे में, क्या बोलेंगे elongation के बारे में। so now five dash 3 dash 5 dash 3 dash। ठीक है, सो अब क्या हो चुका है, यहां से चालू हुआ था प्रोसेस। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो चुके हैं, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट चुके हैं। किसने तोड़ा, कोर एंजाइम ने। सो द कोर एंजाइम moves on template strand, that is 5 dash to 3 dash, and breaks the
हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या करेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट थे उसको तोड़ेगा, एंड दिस वुड लीड टू दी which leads to the unwinding of DNA। क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए या फिर अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है कोर एंजाइम वुड मूव ऑन द टेम्पलेट, मूव्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, कौन सी है 5' to 3' and breaks the hydrogen bonds present between the two strands of DNA। this would lead to the unwinding of DNA या फिर unwinding of helix structure of DNA भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस प्रोसेस वाज नोन एज इलोंगेशन। जो पहले प्रोसेस देखा दैट वाज RNA-P जो अटैच हो रहा था, दैट वाज इनिशिएशन। दिस इज इलोंगेशन, क्योंकि वो मूव करेगा ना सॉरी द कोर एंजाइम वुड मूव। यहां पे दिखा रहे थे कोर एंजाइम को इस तरीके से, कोर एंजाइम मूव करता जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ओके, अब क्या होगा? सो नाउ ये जो कोर एंजाइम है ये एक और चीज करता जाएगा। द कोर एंजाइम वुड ऑल्सो स्टार्ट सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए। तो अगर यहां पे कोड्स है A, G, T, C, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके ऊपर कोड्स क्या हो गए? तो उसके ऊपर कोड्स हो गए U, C, A, G। These codes are going to be present on the messenger RNA, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। ठीक है, सो यहां पे अपन लिखते हैं कोर एंजाइम ऑल्सो फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए। क्या बनाता है? कोर एंजाइम ऑल्सो फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए। और ये जो स्ट्रक्चर बना यहां पे, ये डीएनए का स्ट्रैंड है ब्लू वाला और पर्पल वाला आरएनए का स्ट्रैंड है। सो दिस इज नोन एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड। इट इज नोन एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड, क्योंकि one strand is of DNA, another strand is of RNA, so it is known as DNA RNA hybrid। so the core enzyme जो मूव कर रहा था टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, वो एक और चीज कर रहा है, दैट इज इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए बना रहा है। अब इस मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? तो यू नीड सबस्ट्रेट। क्या है यहाँ पे? सो द सबस्ट्रेट इज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। द सबस्ट्रेट is activated न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपने डीएनए की बात की थी, डीएनए में जब आप न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था? जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट था उसमें आपको ऐड करना पड़ता था क्या? फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ऐड करने पड़ते थे, जिससे क्या बनता था? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या बनता था? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? वहां पे कौन सा शुगर था? वहां पे डिऑक्सी राइबो शुगर था। यहाँ पे कौन सा शुगर होगा? क्योंकि यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे शुगर होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से क्या बनाया जाएगा? इसमें फॉस्फेट को ऐड करेंगे, सो दिस वुड टर्न आउट टू बी राइबो न्यूक्लियोसाइड
ट्राइफॉस्फेट, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको स्टेप याद नहीं आ रहा हो तो आप डीएनए में जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे और न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड करते, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब अपने बात करी थी कि जो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है, मोनोफॉस्फेट है, उससे को उसमें फॉस्फेट को ऐड किया जाएगा और उसे बनाया जाएगा डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइबोन्यूक्लियोसाइड लेंगे क्योंकि दिस इज आरएनए, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जो अपना सबस्ट्रेट जो यहाँ पे ऐड किया जा रहा है वो क्या है, वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है, ग्यारह न्यूक्लियोटाइड्स है, राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट व्हिच हैव बीन फॉस्फोराइलेटेड एंड उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, अब क्या आएगा थर्ड स्टेप के बाद, आई एम सॉरी सेकंड स्टेप के बाद क्या आएगा, थर्ड स्टेप दैट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। लेट्स से यहां पे टर्मिनेशन का साइट है, लेट्स से देयर इज अ साइट फॉर टर्मिनेशन प्रेजेंट हियर। तो अब क्या होता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज उस बाजू रीच करता है, ये ओपन हुआ है, ये फिर से वाइंड हो जाएगा, ठीक है, आपका पॉलीमरेज मूव करके आगे चला गया है। अच्छा, दिस इज 5', दिस इज 3', दिस इज 5', दिस इज 3'। ठीक है, अब जैसे लेट्स से यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, क्या है यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा टर्मिनेशन साइट पे, ओके, तो क्या होगा, वहां पे एक फैक्टर है विच इज नोन एज द रो फैक्टर। क्या है, रो फैक्टर। तो मैं यहां पे लिखता हूं, when RNAP reaches टर्मिनेशन साइट। ठीक है, तो टर्मिनेशन साइट लेट्स से यहां पे है और यहां पे आपका क्या बना था, ये लेट्स से ये आपका मैसेंजर आरएनए बना हुआ है, नया मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज था यहाँ पे। अब जैसे ही वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज व्हेन रीचेस द टर्मिनेशन साइट, रो फैक्टर detaches RNAP from the टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या करेगा, जैसे ही आरएनए रीच करेगा टर्मिनेशन साइट पे तो वहां पे एक फैक्टर है जिसे कहा जाता है रो फैक्टर। ओके, रो फैक्टर क्या कर देगा, आरएनए को डिटैच कर देगा फ्रॉम दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से जैसे ही उसे हटा देगा तो एक और चीज होगी, नेसेंट आरएनए is newly formed RNA or the reactive RNA is also released। ठीक है, तो आपका RNAP भी वहां से हट गया टेम्पलेट स्ट्रैंड से और नेसेंट RNA भी वहां से हट गया। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है कि रो फैक्टर जो होता है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप जो था टर्मिनेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिटेलिंग ऐड करनी है अपन को, सो दैट वी वुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट इन दिस लेक्चर। अभी इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि इनिशिएशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में क्या होता है। टर्मिनेशन में रो फैक्टर हेल्प करता है, ओके, आरएनए पॉलीमरेज को डिटैच कर देगा और उसी के साथ नेसेंट आरएनए भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के आगे की तरफ जा रहा था और नया स्ट्रैंड बना रहा था मैसेंजर आरएनए का। और इस मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड बनाने के लिए आपका सबस्ट्रेट क्या है, तो सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोटाइड। ओके, राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट था जिसको आप कन्वर्ट करोगे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में। क्लियर है? ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो डीएनए जब ओपन हो रहा है तो एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने इस साइड स्ट्रैंड बनते हुए दिखाई, इस साइड स्ट्रैंड बनते हुए नहीं दिखाई। या आपको याद रखना, क्योंकि जो नई स्ट्रैंड बनती है वो बनेगी 5' to 3' पे। द न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म 5' to 3' ओनली। बट व्हाई 5' to 3'? क्यों यहाँ पे भी एक और स्ट्रैंड बनानी चाहिए अपन को मैसेंजर आरएनए पे। मतलब एक डीएनए से 2 मैसेंजर आरएनए बना सकते थे, क्यों एक ही मैसेंजर आरएनए बन रहा है? प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है ना। अगर एक मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन बन रहा है, तो अगर 2 मैसेंजर आरएनए बनाते एट ए टाइम तो 2 प्रोटीन्स बनते। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? Getting the question? So let's solve it. Why only single messenger RNA is formed from a DNA? Why not 2 RNAs are formed? Why? So the question is, why only single strand of RNA why single strand of DNA serves as a template? वही बात हो गई ना, टेम्पलेट से ही मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि वाई सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ओनली सर्विंग एज ए टेम्पलेट। ठीक है, वही क्यों आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, क्यों दूसरा स्ट्रैंड भी आरएनए सिंथेसिस नहीं कर रहा है? वाई टू आरएनए स्ट्रैंड्स आर नॉट फॉर्म्ड? क्यों 2 आरएनए स्ट्रैंड नहीं बन रहे? चाहे तो बन भी सकते ना, एक डीएनए स्ट्रैंड से एक आरएनए, दूसरे डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा आरएनए, क्योंकि डीएनए में तो डबल स्ट्रैंड्स होती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो लेट्स सॉल्व इट आउट। सो अगर दोनों स्ट्रैंड से, इफ 2 आरएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, if 2 RNA strands are formed, तो क्या होगा? 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे। और जब 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे तो डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल हो जाएगा। प्रोटीन अमाउंट और प्रोटीन कंटेंट इन सेल इंक्रीजेस। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्यूलर सिस्टम। अगर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा, दिस वुड लीड टू दी कॉम्प्लेक्सिटी इन दी सेल्यूलर सिस्टम। सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सेल्यूलर सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेल्यूलर सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सेल जो होता है काफी छोटा होता है ना, अगर उसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होने लगे तो सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एट ए टाइम ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, कोड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। दूसरी एक और चीज है, if 2 RNA strands are formed, if 2 RNA strands are formed, if 2 RNA strands are formed, तो ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? अगर दोनों स्ट्रैंड्स 2 RNA strands बनी तो अब दोनों RNA strands क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना। अगर 2 RNA strands बन गई तो क्या होगा? बोथ द RNA strands will be complementary to each other।
समझ में आई बात? दोनों आरएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, क्योंकि एक आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर अगर ए होगा तो दूसरे के ऊपर यू होगा, क्योंकि डीएनए से बन रही है। तो ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा, दोनों बाइंड हो जाएंगे। बोथ द आरएनए स्ट्रैंड्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, व्हिच वुड रिजल्ट in binding of two strands of RNA। मतलब RNA क्या हो जाएगा, इस तरीके से दूसरी RNA के साथ बाइंड हो जाएगा, एक RNA की स्ट्रैंड और ये दूसरे RNA की स्ट्रैंड, बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से बाइंड हो गए। अब अगर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है तो क्या होगा, अगर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो आरएनए कैन नॉट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बात समझ में? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर इज नो प्लेस, आई राइट दिस डाउन, व्हिच वुड रिजल्ट इन बाइंडिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA cannot produce protein, वो थोड़ी प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाएगा, और cannot perform in the protein synthesis, प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको तो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA चाहिए ना, जिसको राइबोसोम रीड करता है। अब अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बाइंड हो गई तो राइबोसोम रीड कैसे करेगा, कोड्स तो अंदर की तरफ है। समझ में आ गया? इसीलिए Why single strand of DNA serves as a template? तो आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि अगर दोनों डीएनए की स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती तो क्या होता, दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन्स का प्रोपोर्शन सेल के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिस वुड हाइंडर द एक्टिविटी ऑफ द सेल। दूसरी ये चीज होती है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता तो दोनों जो आरएनए बनते वो क्या होते हैं, बोथ द आरएनए स्ट्रैंड्स विल बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और जब कॉम्प्लीमेंट्री होता तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने की वजह से क्या बन जाता, जिसकी वजह से क्या बन जाता, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कोड्स कहां पे, कोड्स तो अंदर की तरफ है, राइबोसोम रीड कैसे करेगा इन कोड्स को? ठीक है, सो दिस इज द रीजन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we would move ahead and talk about the further detailing of this topic. ठीक है, I hope you are making the notes and आपको lectures अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जैसे जैसे आप lectures देखते जा रहे हो उनकी notes बनाते जाओ, और notes बनाने के बाद मुझे WhatsApp कर दो। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. Thank you.